हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालव आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज हम के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर्स से। विश्व दाल दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। ओके, किसके द्वारा मनाया जाए, किसके द्वारा घोषित किया गया है? यह है यूएन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे घोषित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएन ने 2016 को, जो 2016 हो, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। अब बात करता हूँ दालों का महत्व क्या है। दालें हमारे जो हैं स्वास्थ्य के लिए, यानी कि हमारी जो थाली है उसमें प्रोटीन का वर्क करती है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो स्रोत है वो दालें होती हैं, क्योंकि दालें जो है वेजिटेरियन में आती हैं। इसलिए वेजिटेरियन प्रोटीन का जो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत है, सोर्स है, वो दालें हैं। ओके, अब बात करता हूँ दालें क्या हैं। दालें जो हैं खेती में भी बहुत यूज़फुल रहती है। दालें जो हैं ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी में कमी आती है दालों के कारण। ओके, दालों का कारण जो है, दालों के कारण जो संश्लेषित उर्वरक होते हैं, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका भी यूज़ कम किया जाता है खेती में। यानी कौन से? संश्लेषित उर्वरक का भी कम यूज़ किया जाता है। यानी कि जो आजकल खेती में जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनका दालों के कारण कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि दालें जो होती है वो किसी भी खेत की उर्वरक क्षमता, यानी कि फर्टिलाइज़र जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करती है, यानी कि उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है खेतों की। जैसे कि उड़द का जो एग्जाम्पल है, उड़द की दाल जो होती है, अगर हम उड़द की दाल का उत्पादन करते हैं तो इससे खेत की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। जब इसमें वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है कि जो हम रासायनिक उर्वरक है उसका कम से कम यूज़ करेंगे। ओके, तो दालों के बारे में जो है, अभी दालों का यूएन संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस घोषित किया गया है, जो उसको मनाया गया, और 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष भी घोषित किया हुआ है। ओके, तो और ये जो है दालें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित भी करती है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। दालों का सबसे बड़ा योगदान इसमें होता है कि जो दालें हैं जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, नेक्स्ट वाले बात है। दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो है होप। ये होप क्या है? होप क्या है? यूएई जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है,
संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उनका एक मंगल मिशन है। होप क्या एक मंगल मिशन है जो हाल ही में मंगल का जो ऑर्बिट है, यानी कि जो मार्स का जो ऑर्बिट है वहां पर वो पहुंच गया है। और ऐसा करने वाला ये 5वां देश है। इसके पहले जो देश हैं कौन कौन से हैं, एक यूएस है, एक रशिया है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यूरोपीय संघ है, और जो है इंडिया। इसके पहले अभी तक जो मार्स के जो ऑर्बिट में पहुंचे हैं, यानी जिनका अंतरिक्ष यान मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा है, वो सिर्फ 4 कंट्रीज थी, यूएसए, रशिया, यूरोपियन संघ और इंडिया। अब 5वीं कंट्री जो यूए ही बन चुकी है। ओके, इसका जो यूए का जो है प्रायोजक करता है, यानी कि यूए का है, स्पेस सेंटर का नाम क्या है? ये इसे यूए के स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद। क्या है? मोहम्मद बिन राशिद। स्पेस सेंटर जो इसका मुख्य डिज़ाइन करता है, ओके, जो स्पेस सेंटर है यूएई का, वो इसका मिशन का मुख्य आयोजक करता है। ओके, अब इसकी बात करता हूँ, ये कहाँ से जो है इसे स्पेस को लॉन्च किया गया। इसे जो स्पेस जो ये रॉकेट है, इसे लॉन्च किया गया जापान के तगानोशिया इसे लॉन्च किया गया है। ओके, कब लॉन्च किया गया था? 19 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। और आफ्टर 7 मंथ कहाँ पर ये मंगल की कक्षा, यानी कि मार्स का जो ऑर्बिट है वहाँ तक ये पहुँच चुका है। ओके, तो ये 5वीं कंट्री बन चुकी है जो इस मुकाम को हासिल किया गया, इस उपलब्धि को हासिल किया गया। होप जो है एक मंगल मिशन है, किसका है? यूएई का। यूएई का स्पेस सेंटर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है। और ये जो होप कहाँ से लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था जापान के तगानोशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 2020 को। और उसके 7 महीने बाद जो है मंगल की कक्षा में पहुँच गया है। सो फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक नई केंद्रीय योजना ही है। उस केंद्रीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है नई केंद्रीय योजना? वो है 10,000 किसान उत्पादनों किसान संगठनों का गठन
और संवर्धन। अब ये क्या है? अगर मैं बात करता हूँ 10,000 किसानों का जो है क्या है, किसान उत्पादक संगठन किसान उत्पादक संगठनों का गठन क्या है? अब जो है भारत सरकार, ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि पूरा जो फंड है वो किससे मिल रहा है? वो मिल रहा है भारत सरकार से। बजट क्या है इसका? 6,865 करोड़ रुपए का इसका बजट है। इसके अंदर 10,000 पूरे देश भर में जो है 10,000 संगठन बनाए जाएंगे। क्या बनाएंगे? FPO, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये सब जो 10,000 FPO बनाने वाले हैं, ओके, इन 10,000 FPO के एक स्पष्ट नीति और जो हमारे संसाधन हैं उनका पूरा यूज़ किया गया है, उसके से ही जो है 10,000 FPO बनाए जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? किसान का जो है बाजार में पहुंच बनाना, ओके, किसानों क्या है? बाजार में पहुंच बढ़ाना। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है दूसरा इसका है बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद को बढ़ावा देना। ओके, इसके लिए किसानों की मदद करना और किसानों के बाजार में पहुंच बढ़ाना। ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इस केंद्रीय योजना की, तो इसमें एक और बात यह है कि इसमें एक नया क्लस्टर लाया गया। क्या है? क्लस्टर। अब एक क्लस्टर का यूज़ क्या है कि जो है एक डिस्ट्रिक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट रहेगा तो वहाँ की हमें जो है विशेषता के बारे में, जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में पता चलेगा। तो इसके लिए क्लस्टर बनाया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो अपने किसान की जो आय है दोगुनी करने के प्रयास और किसानों की जो आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाने के लिए ये नई योजना लाई गई है, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन। ओके, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कितना बजट है? 6,865 करोड़ का बजट है। पूरे देश भर में जो है 10,000 FPO जो है फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। ओके, इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हेल्प करना, किसानों की बाजार की पहुंच बढ़ाना, और एक क्लस्टर लाया गया है जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो है विशेष जो स्पेशलाइजेशन है वो लाया जाएगा। यानी कि हर सिटी से, हर जो एक डिस्ट्रिक्ट है उससे एक प्रोडक्ट को बनाया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो क्लस्टर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, तो अब इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं। पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कौन सम्मेलन का? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ये क्या है? ओके, पीएम मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का एक उद्घाटन किया। ये एक वर्चुअल इवेंट है। क्या है? वर्चुअल इवेंट है। ओके, इसका जो आयोजक करता है, कौन इसको जो आयोजक करता है? इसका आयोजक करता है टेरी। कौन है? टेरी। और ये जो वर्चुअल इवेंट है वो कब से कब होने जा रहा है? 10 से लेकर 12 फरवरी तक होने जा रहा है, जो भी चल रहा है, और आज फिनिश हो जाएगा। ओके, अब ये टेरी क्या है? इसका जो है हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जो है हैदराबाद में। ओके, कहाँ पर है? हैदराबाद में। ओके, टेरी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1974 में। लेकिन उस टाइम पे ये किस रूप में स्थापित हुआ था? ये हुआ था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ठीक है। और जो है हाल फिलहाल में ये इसके जो डीजी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। ओके, अब ये क्या है? टेरी क्या है? टेरी जो है एनर्जी, एनवायरमेंट एंड जो एनर्जी, एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में ये वर्क करता है। इसका जो ऑफिस था, ओके, वो हैदराबाद में है। ओके, 1974 में जो है इसकी जो स्थापना की थी, उस टाइम पे टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इसके नाम से जाना जाता था। लेकिन ये बाद में जो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने लग गया। और इसका जो आयोजक करता है, इसने हाल ही जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का जो है एक आयोजन किया चल रहा है अभी, और 10 से लेकर 12 फरवरी तक चलेगा। इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने किया गया था। ओके, एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, यानी कि जो पेरिस समझौते हुए थे, ओके, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पेरिस समझौता हुआ, उसके लिए ये वर्क करता है। ओके, तो इसे आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही जो कर्नाटक है गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक डिजिटली व्यवस्था के कार्यालय के उद्घाटन हुआ है, जो कि वहाँ के सीएम ने किया है। ओके, अब क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब कर्नाटक सरकार जो है अपनी जीडीपी का, यानी कि ये क्यों किया है? डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था है जो है कर्नाटक जो गवर्नमेंट है अपनी एसजीडीपी का, यानी कि स्टेट जीडीपी का
30% तक, कितना 30% तक जो अर्थव्यवस्था उसको डिजिटली अर्थव्यवस्था तक पहुँचा चाहती है। ओके, यानी कि डिजिटली इकोनॉमी तक अपनी जो है अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है उनकी डिजिटली अर्थव्यवस्था उसको 30% तक जो है इम्प्रूव करना चाहती है। इसके लिए जो है वो कुछ वर्क भी कर रही है। और ये जो जैसे कि वो अपने राज्य में आईटी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, किसकी, आईटी फील्ड की जो कंपनियां हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को और जो इन्वेस्टमेंट है आईटी फील्ड कंपनीज हैं उनके इन्वेस्टमेंट को जो है कर्नाटक में बुला रही है ताकि उनके कर्नाटक में राज्य में आए, इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो पूरा प्लान है किस पे है, पीपीपी मोड पे, किस पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें 51% पीपी का रहेगा, प्राइवेट कंपनीज का हिस्सा रहेगा और 49% जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा। ओके, यानी कि पीपीपी मोड पर ये काम करने जा रही है अपनी अर्थव्यवस्था को जो है डिजिटल करने के लिए, 30% तक डिजिटल करने के लिए जो है उससे वर्क कर रही है। उसके कार्यालय का उद्घाटन किया गया है अभी, और कहाँ तक पहुँचाना चाहती है, 30% तक आईटी फील्ड की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये कर्नाटका में हो रहा है, तो इसको आप लिख लीजिए कि कहाँ पर होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए प्लीज़ इसको। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। अगले करंट अफेयर्स की मैं बात करता हूँ तो 11 फरवरी की बात करते हैं। 11 फरवरी क्या है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं की भागीदारी। ओके, ठीक है, ये जो दिवस है कि भागीदारी जो दिवस है बालिकाओं का विज्ञान में भागीदारी का, या फिर इसको बोल सकते हैं हम विज्ञान में महिलाओं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है, यूएन के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका ऑफिस कहाँ पर है, यूएसए में है। यूएसए में किस जगह है, सैन फ्रांसिस्को में। ओके, कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को में इसका ऑफिस है। ओके, यूनाइटेड नेशन जिसकी विज्ञान में महिलाओं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ओके जेंडर इक्वलिटी की, तो उसके लिए वर्क करता है। और जो है अभी तक भी अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख संस्थाओं में जो है महिलाओं और बालिकाओं की जो हिस्सेदारी मात्र 30% है। कितनी है, 30% है। तो इनके बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं बालिकाओं का जो विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मनाया जाता है, ताकि इनकी भागीदारी को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए, जेंडर इक्वलिटी पे काम किया जाए। ओके, तो इसको आप उतार लीजिए 11 फरवरी किस लिए मनाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जो है अगला करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करते हैं हम।
11 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस। ओके, क्या मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, ये क्या है विश्व यूनानी दिवस? ये एक पर्शियन की एक जो है विधि है, जैसे अपने इंडिया में आयुर्वेदिक है, वैसे ही एक यूनानी है जो कि रोगों को मुक्त करने के लिए, यानी कि एक विधि है, इलाज की एक विधि है। क्या है? विश्व यूनानी दिवस जो है मनाया जाता है 11 फरवरी को, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। ओके, पर्शियन और यूनान की एक विधि है जो रोग इलाज को, इससे रोग और इलाज का रोगों का इलाज किया जाता है। किस पद्धति से किया जाता है? यूनानी पद्धति से इसका किया जाता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ तो जो है किसके कारण मनाया जाता है? एक शोधकर्ता है, क्या नाम है उनका? शोधकर्ता है, यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। ओके, तो कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। ये क्या है? पर्शियन और यूनान की एक विधि है जिससे रोगों का इलाज किया जाता है। यूनानी शोधकर्ता जो हैं हकीम अजमल खान के बर्थ एनिवर्सरी पर यह मनाया जाता है। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हाल ही में एक नया ऐप के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कौन सा ऐप? कू ऐप। क्या? कू ऐप के बारे में सुना होगा। ओके, क्या है ये कू ऐप? ओके, हाल ही में कुछ जो है इंडियन पॉलिटिशियन हो गए, ओके, क्रिकेटर हो गए, इधर से जो है सेलिब्रिटीज़ हो गए, उन्होंने जो है ट्विटर छोड़कर, यानी कि ट्विटर को छोड़कर कू ऐप पर वो आ गए हैं। कू ऐप का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट है, क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कू ऐप जो है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ये ट्विटर की तरह ही है। किसकी तरह? ट्विटर की तरह। ओके, और इसने जो है कू ने ये एक आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भरता इनोवेशन जो है अवार्ड भी इसको मिला था। ओके, हाल ही में कू को आत्मनिर्भरता इनोवेशन अवार्ड भी इसको मिला था। ओके, जो कि भारत सरकार का अवार्ड है। किसका है? अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें ट्विटर पे जो है फेक जो न्यूज़ थी वो फैलाई गई थी, फेक प्रोपोगेंडा जो फैलाया गया था, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ट्विटर को जो है कुछ चीज़ों के लिए बैन किया गया। लेकिन ट्विटर ने जो है पूरी बातें नहीं मानी और जो है जो लोगों को बैन किया था उसको वापस ही उनका जो बैन वो हटा दिया गया था। ओके, तो इसने जो है सभी जो इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं, ओके, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ट्विटर पे, तो वो सब कू ऐप पे आ गए। और एक एक कू जो है माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है और ट्विटर के जैसा ही है। कू आत्मनिर्भरता, कू ने जो है आत्मनिर्भरता इनोवेशन अवार्ड जीता जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ओके, इसको जो है 2020 के शुरुआत में ही, यानी कि लास्ट ईयर, यानी कि शुरुआत में ही इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था?
इसको बनाया गया था। ओके, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ओके, अगले करंट अफेयर्स पे आते हैं। अगले जो करंट अफेयर है, भारत का पहला खिलौना मेला, क्या भारत का पहला खिलौना मेला, ओके, यानी कि टॉय फेयर, ओके, कब से कब मनाया जा रहा है? 27 फेब से 2 मार्च तक ये मनाया जाएगा। ओके, कौन आयोजक करता है इसका? इसका आयोजक करता है, इसको जो मनाने जा रहा है वो है कपड़ा मंत्रालय। किसके सहयोग से मना रहा है? शिक्षा व उद्योग मंत्रालय से की सहायता से, ओके, किस सहयोग से, ओके। इसमें जो है आईआईटी गांधीनगर जो है, जो गुजरात में है, आईआईटी गांधीनगर का जो सेंटर है CCL, ओके, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, क्या है? सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, ओके। इसके द्वारा इस मेले के लिए 200 तरह के खिलौने बनाए गए हैं। बनाए हैं, ओके। कितने? 200 तरह के खिलौने बनाए। किसने बनाए? आईआईटी गांधीनगर के CCL यानी कि सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग जो है, उसने 200 तरह के खिलौने बनाए भारत के पहले खिलौना मेला के टॉय फेयर के लिए, जो कि कब होने जा रहा है? 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से। ये एक वर्चुअल इवेंट है। क्या है? इवेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अगले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। अब जो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन से? मिलिट्री एक्सरसाइज। ये क्या है? ट्रोफैक्स, ओके। ट्रोफैक्स क्या है? ओके। एक पहली बात तो ये जो है द्विवर्षीय होता है, यानी कि 2 साल में एक बार, 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास होता है। सबसे बड़ा अभ्यास होता है, ठीक है। अब इसका जो है सबसे बड़ा अभ्यास है, तो इसके बारे में जो बात करते हैं, इसका जो नाम है थिएटर ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज,
ओके, क्या है? थिएटर ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसका नाम है। ओके, इसमें हाल ही में जो है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये कब शुरू हुआ था? अगर ये एक पूरा जो है जनवरी में स्टार्ट हुआ था और ये कब ख़त्म होने जा रहा है? ये फरवरी के तीसरे सप्ताह तक ये चलेगा। ओके, तो इसमें कुछ जो है अलग अलग स्टेप में हुआ है, यानी कि कुछ चरणों में हुआ है, कुछ पार्ट्स में हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें जो है भारतीय नौसेना ही नहीं, इसमें और भी जो है भारतीय सेना, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, तटरक्षक बल, ओके, सभी इसमें जो है भाग ले रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा जो है सब अभ्यास है सेना का, नौसेना का अभ्यास है। ओके, भारतीय सेना, एयरफोर्स और तटरक्षक बल की टुकड़ियां भी इसमें जो है भाग ले रही है। ओके, थिएटर ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज का नाम है। ओके, द्विवर्षीय होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है, जनवरी से लेकर फरवरी के 3rd सप्ताह तक चल रहा है। तो ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो फर्स्ट स्टेप में जो है कुछ स्टेपों में चल रहा है, तो इसकी जो है बात करूँ तो भी 11 से लेके 12-13 जनवरी को एक जो है एक एक्सरसाइज हुई थी। पहला चरण हुआ था, फर्स्ट स्टेज। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सी विजिल के नाम से हुआ था। ओके, कब हुआ था? 12-13 जनवरी को। ओके, और एक कहाँ हुआ था? ये हुआ था अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, ये एक संयुक्त कमान है। ओके, ये एक जो है भारत के तटरक्षक जो है उनके बीच में हुआ था। ठीक है, अंडमान निकोबार में हुआ था। भारत की तटीय सीमा को सुरक्षित रखने का जो प्रयास है, यानी कि जो संप्रभुता है भारत की, उसको बनाए रखने के लिए, और उसकी जो सुरक्षा है किसकी? तटीय क्षेत्रों की, तटीय जो क्षेत्र हैं, सुरक्षा को पुख्ता रखने के लिए एक्सरसाइज की गई थी सी विजिल के नाम से, जिसमें हमारे सेना, तटरक्षीय बल, ओके, और जो है 13 स्टेट, इसमें कौन कौन भाग लिए थे? 13 स्टेट एंड यूटीज की पुलिस, नौसेना, प्लस तटरक्षक बलों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए। अभी सेकंड स्टेप की बात करते हैं। ओके, जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एमफैक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एमफैक्स की। ये जो दूसरा स्टेप हुआ था एमफैक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये क्या है? त्रिसेवा। संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, कब हुआ था ये? 21 से लेके 25 जनवरी तक हुआ था। कहाँ हुआ था ये? अंडमान निकोबार में। ठीक है, ठीक है, ये एक तो भारत की एकमात्र संयुक्त कमांड है। कमान है
जिसमें तीनों सेनाएं आती है। ओके, संयुक्त कमान एकमात्र भारत की अंडमान निकोबार के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, त्रिसेवा संयुक्त, जैसा कि आप जानते हो तीनों सेनाएं इसमें आती है। कौन कौन सी? नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, और सेना भारतीय सेना यानी कि आर्मी। ठीक है, साथ में जो है तटरक्षक बल। ओके, इसको किया गया था। ओके, ये आयोजित की गई थी। ये इसको जो है मैंने अभी आपको बताया कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, और तटीय जो हैं हमारे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो, जैसे द्वीप समूह हैं, उनकी रक्षा को, उनकी जो रक्षा है, उन द्वीप जो हैं, द्वीपीय प्रदेश है, उनकी रक्षा के लिए अभ्यास किया गया था। त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 21 से 25 जनवरी को हुआ था। एमपैक्स 2021 के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ हुआ था? अंडमान एंड निकोबार में। एकमात्र संयुक्त कमान है जिसमें नौसेना, वायु सेना, भारतीय सेना और तटरक्षक सेना इसमें यूज़ की गई थी। यानी कि सारे मिलकर इसको एक बहुत बड़ा अभ्यास हुआ था। ठीक है, तो आज के जो हैं करंट अफेयर्स, हेलो फ्रेंड्स, आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो यहीं फिनिश होते हैं। कल फिर दूसरी क्लास में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।